नमस्कार दोस्तों, पहलवान गुरुदिन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं विभा ताम्रकार, राजनीति विज्ञान की प्रवक्ता। यदि आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट्स जरूर करें, बेल आइकन बटन अवश्य दबाएं जिससे हमारी सारी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों, आज हम पढ़ाते हैं अरस्तु से संबंधित राज्य की उत्पत्ति एवं विकास। अरस्तु के अनुसार राज्य की उत्पत्ति और विकास किस हिसाब से होता है, किस हिसाब से अरस्तु राज्य की उत्पत्ति का वर्णन करता है, इससे संबंधित बहुत सारी जानकारी आपके साथ शेयर करेंगे। ये भी बीए फाइनल और एमए का पेपर है। ये फाइनल का थर्ड पेपर और एमए का भी, इसमें बहुत कुछ सिलेबस एमए में भी इसका आता है। तो आइए देखते हैं अरस्तु के राज्य की उत्पत्ति एवं विकास। अरस्तु के अनुसार व्यक्ति अपनी प्रकृति से ही एक राजनीतिक प्राणी है। अरस्तु हमेशा व्यक्ति को एक राजनीतिक प्राणी मानता है और राज्य व्यक्ति की इस प्रवृत्ति का ही परिणाम है। उसका मत था कि राज्य का जन्म विकास के कारण हुआ है। वह एक स्वाभाविक संस्था है, उसके उद्देश्य और कार्य नैतिक हैं। वह सब संस्थाओं में श्रेष्ठ और उच्च है। अरस्तु के अनुसार राज्य की उत्पत्ति जीवन की आवश्यकताओं से होती है, परंतु उसका अस्तित्व सदजीवन की सिद्धि के लिए बना रहता है। अतः यदि समाज के आरंभिक रूप में प्रकृति प्राकृतिक है तो राज्य भी वही स्थिति है। जैसे समाज के आरंभिक रूप में प्राकृतिक है तो राज्य भी वही स्थिति में है, क्योंकि वह उनका चरम लक्ष्य है और किसी वस्तु की प्राकृतिक उसका चरम लक्ष्य होती है। अरस्तु के शब्दों में इसलिए यह जाहिर है कि राज्य प्राकृतिक की रचना है और मनुष्य प्रकृति से राजनीतिक प्राणी है। प्रकृति से ही मनुष्य राजनीतिक प्राणी होता है और जो मनुष्य प्रकृति से या मात्र संयोगवश किसी भी राज्य से संबंध न हो वह या तो नराधम होगा या अतिमानव होगा। वह कहता है या तो फिर जिसे राज्य की आवश्यकता नहीं है तो या तो एक ईश्वर हो सकता है या फिर पशु हो सकता है। ऐसे ही व्यक्तियों को राज्य की आवश्यकता होती है, नहीं तो व्यक्ति एक सामाजिक राजनीतिक प्राणी होता है और उसे राज्य की हमेशा आवश्यकता होती है। उसकी स्थिति तो उस समुदायहीन, नियमहीन, गृहहीन व्यक्ति जैसी होगी जिसकी होमर ने निंदा की है। फिर वह कहता है उसकी स्थिति ऐसी समुदायहीन, नियमहीन, गृहहीन व्यक्ति जैसी होगी जिसकी होमर ने निंदा की है। व्यक्ति के लिए राज्य की उत्पत्ति प्राकृतिक है। अपने इस विचार की पुष्टि के लिए अरस्तु ने दो तर्क प्रस्तुत किए हैं। सर्वप्रथम वह मानता है कि प्रत्येक राज्य प्रकृति जन्य है, क्योंकि राज्य उन समस्त समुदायों का पूर्ण रूप है जो प्रकृति जन्म है। राज्य में भी वही गुण विद्यमान है जो इसका विकास करने वाले पूर्ववर्ती समुदायों में पाया जाता है। राज्य की प्रारंभिक एवं मूलभूत इकाई अरस्तु व्यक्ति को मानता है जो अकेले में अपूर्ण है। अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। राज्य के अंदर व्यक्ति रहता है तो सब कुछ कर सकता है और अपना विकास राज्य के अंदर ही रहता है, नहीं तो व्यक्ति अपूर्ण है। अपनी दैनिक आवश्यकताओं को जुटाने एवं अपने जीवन को सुंदर और सुखमय बनाने के लिए व्यक्ति को अनेक समुदायों की आवश्यकता होती है। परिवार, ग्राम, राज्य आदि व्यक्ति के कुछ ऐसे ही मूलभूत समुदाय हैं जिस अर्थ में परिवार या ग्राम व्यक्ति के लिए नितांत आवश्यक होने के कारण स्वाभाविक समुदाय हैं, उसी अर्थ में राज्य भी व्यक्ति का एक नितांत आवश्यक समुदाय है। इस समुदाय की उपस्थिति से ही व्यक्ति आत्मनिर्भरता एवं पूर्ण तत्व की स्थिति को प्राप्त कर सकता है, अन्यथा नहीं। अरस्तु का मत है केवल जीवन मात्र की आवश्यकता के लिए राज्य उत्पन्न होता है और अपने अच्छे जीवन की उपलब्धि के लिए ही राज्य कायम रहता है। व्यक्ति के लिए राज्य जीवन के लिए अस्तित्व में आया है और सद जीवन के लिए अस्तित्व में बना हुआ है। अरस्तु के विचारों में राज्य इस कारण प्राकृतिक है कि वह उस उद्देश्य से संपूर्ण है जिसकी ओर अन्य दूसरे समुदाय बढ़ते हैं।
परिवार तथा ग्राम आदि व्यक्ति के जो अन्य प्राकृतिक समुदाय हैं वे अपनी पूर्ण प्रकृति का विकास तभी कर सकते हैं जबकि राज्य के रूप में वे अपनी प्रकृति की परिसमाप्ति को प्राप्त कर चुके हैं। व्यक्ति के संपूर्ण प्राकृतिक समुदायों का विकसित स्वरूप राज्य है। यदि परिवार आत्मनिर्भरता संबंधी व्यक्ति की सभी आवश्यकताओं पूर्ण कर पाते हैं तो ग्राम व्यक्ति के लिए आवश्यक हो जाते हैं, और इसी प्रकार यदि परिवार एवं ग्राम ही व्यक्ति को आत्मनिर्भरता प्रदान कर पाते हैं तो राज्य उसके लिए महत्वहीन हो जाते हैं। किंतु राज्य के अतिरिक्त अन्य समुदायों में इतनी क्षमता नहीं है कि वे व्यक्तियों को आत्मनिर्भर बना सकें, अतः राज्य व्यक्ति के लिए एक प्राकृतिक एवं मूलभूत समुदाय है। फिर आता है दूसरे में वह क्या कहता है कि ये सब बातें हमने पहले में बताई हैं। सर्वप्रथम क्या चीज़ राज्य और व्यक्ति में होती है उससे संबंधित चर्चा की। अब वह दूसरा में करता है, दूसरी उसमें लिखता है कि राज्य को प्राकृतिक कहने का एक अंग कारण अन्य कारण भी है। अरस्तु के अनुसार राज्य का उद्देश्य एवं लक्ष्य आत्मनिर्भरता की प्राप्ति है। इसे व्यक्ति के जीवन का महानतम लक्ष्य कहा जा सकता है। सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य की उपलब्धि का साधन राज्य है, अतः सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य की प्राप्ति का साधन होने के कारण भी राज्य व्यक्ति के लिए प्राकृतिक संस्था है। अरस्तु के अनुसार राज्य मनुष्य की सामाजिकता का परिणाम है। सामाजिक जीवन अन्य जीवधारियों में भी पाया जाता है, परंतु व्यक्ति विचारशील प्राणी है, इसलिए उसकी सामाजिकता अन्य श्रेणी के जीवधारियों से भिन्न है। क्योंकि अन्य जीवधारी और भी हैं तो वो भी उनमें भी सामाजिकता पाई जाती है, लेकिन अन्य श्रेणियों में व्यक्ति अलग है जीवधारियों में से, तो वह भी सामाजिक प्राणी रहता है। यह सामाजिकता मनुष्य की मूल प्रवृत्तियों तथा कुछ विशेष उद्देश्यों पर आधारित है और इसने अनेक स्थितियों से गुजर कर अपना पूर्ण विकास प्राप्त किया है। सर्वप्रथम विवाह पद्धति के आधार पर अरस्तु ने सबसे पहले सामाजिक संस्था परिवार की स्थापना की, जिसमें पति पत्नी संतान और दास एक साथ रहते हैं। परिवार में हमें राज्य के बीच दिखाई देते हैं, क्योंकि परिवार का स्वामी शासक के रूप में कार्य करता है। जो परिवार का मुखिया होता है वह एक राजा की भांति अपने परिवार का भरण पोषण और अधिकारी सा रहता है। परिवार स्वाभाविक समुदाय है क्योंकि यह संतान उत्पत्ति और सुरक्षा की आवश्यकताओं को पूरा करता है, परंतु व्यक्ति केवल सुरक्षा ही नहीं चाहता, उसकी अन्य भी अनेक भौतिक तथा आध्यात्मिक आवश्यकताएं हैं। इसलिए कुछ परिवार मिलकर ग्राम का निर्माण करते हैं। कुछ परिवार मिल जाते हैं तो एक ग्राम का निर्माण होता है। ग्राम के द्वारा व्यक्तियों के पारस्परिक झगड़े निपटाने और उनके सामूहिक जीवन व्यतीत करने का प्रबंध किया जाता है। लेकिन ग्राम भी व्यक्तियों की ग्राम भी व्यक्तियों की सभी भौतिक, बौद्धिक एवं नैतिक आवश्यकताएं पूरी नहीं कर पाते हैं, अतः ग्रामों में के सम्मिलित से नगर राज्य का जन्म होता है। कई ग्राम इकट्ठे होकर एक नगर राज्य का निर्माण करते हैं। नगर राज्य सुरक्षा और न्याय प्रदान करने की आवश्यकता ग्राम की तुलना से अधिक अच्छी प्रकार से पूरी कर सकता है और यह व्यक्ति की बौद्धिक एवं नैतिक शक्तियों को भी अधिक अच्छे प्रकार से विकसित कर सकता है। अतः नगर राज्य व्यक्तियों का अंतिम और पूर्ण एवं श्रेष्ठतम समुदाय है। इस प्रकार अरस्तु के अनुसार परिवार से ग्राम और ग्राम से राज्य अस्तित्व में आया है। क्या है? अरस्तु के अनुसार में पहले तो परिवार आया, परिवार से ग्राम आया और ग्राम से राज्य अस्तित्व में आया है। अरस्तु के शब्दों में जब बहुत से ग्राम एक दूसरे से पूर्ण रूप से इस प्रकार मिल जाते हैं कि वे केवल एक ही समाज का निर्माण करते हैं, तब वह समाज राज्य बन जाती है। तो कई गांव मिलकर इकट्ठे होकर एक राज्य का निर्माण करते हैं। पहले तो कई परिवार इकट्ठे होकर एक ग्राम का निर्माण करते हैं, फिर कई ग्राम इकट्ठे होकर एक राज्य का निर्माण करते हैं। ऐसे एक राज्य का निर्माण होता है और अरस्तु व्यक्ति के लिए राज्य बहुत उपयोगी मानता है कि व्यक्ति अपनी इच्छाओं आकांक्षाओं को पूर्ण कर सकता है तो केवल वह राज्य में रहकर ही कर सकता है। और आशा करती हूँ दोस्तों ये भी आपको बहुत पसंद आया होगा। चैप्टर अरस्तु के बारे में जितने भी चैप्टर हम बता रहे हैं वह बड़े मोस्ट हैं और अच्छी तरह से समझ में आ रहे होंगे।
आशा करती हूँ दोस्तों बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।